फ्यूजन नहीं थी, वो हमारी गवर्नमेंट थी पहले दिन से। मैं आज अपने ऑपोजिशन मेंबर्स को कहता हूं, 13 मार्च को हमने लॉकडाउन किया। 13 मार्च से लेके आज तक मेरी एक स्टेटमेंट बता दें जिसमें तजाद हो। जो मैं 13 मार्च से कह रहा था, आपको टाइम मिलेगा प्लीज, मैं अभी आपको कहता हूं, मैं आपको चैलेंज करता हूं। मैंने कॉन्स्टेंटली 2 चीजों पे बात की कि कोरोना अगर आप कर सकते हैं, अगर आपकी सिंगापुर की आबादी है, अगर आपके पास $50,000 पर कैपिटा इनकम है, अगर आपकी नेचुरल सोशल डिस्टेंसिंग है, तो सबसे बेहतरीन चीज उसको रोकने की है कि बिल्कुल कर्फ्यू लगा दो। मैंने तो ये पहले दिन से कहा, लेकिन मैंने ये भी कहा कि जो हमारा मुल्क की कंडीशंस हैं, हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगर हम ये करने जा रहे हैं तो वो गरीब तबके के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ये कंसिस्टेंट मेरी स्टेटमेंट्स रही हैं। मैं आप कोई उठा के देख, अब तो बड़ा आसान है, सोशल मीडिया पे सारी तकरीरें आपके सामने हैं, कभी कंफ्यूजन नहीं आई। और मैं आज अपनी जो टीम, जो NCOC में हमने टीम बनाई, जिसमें मुख्तलिफ डॉक्टर्स भी थे, हमारे डेटा गैदर करने के भी लोग थे, असद उमर वो लीड कर रहे थे। मैं आज खास इनको खराज तहसीन पेश करता हूं, क्योंकि ये इन्होंने जिस तरह का वो इदारा था, उस इदारे के अंदर हर रोज डेटा कलेक्शन होती थी, दुनिया की ट्रेंड्स देखी जाती थी, एक्सपर्ट ओपिनियन आता था, और वो डॉक्टर्स कंसल्ट करते थे बाकी सूबों के डॉक्टर्स को, बाकी सूबों के साथ कोऑर्डिनेशन कायम की। पहले कोई भी डेटा ही नहीं था, हमें यही नहीं पता था कि हमारे पास कितने वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान में, हॉस्पिटल में, कोई किसी को नहीं पता था। हमें ये कोई इस तरह के हमारे पास पाकिस्तान में इंटेंसिव केयर बेड्स कितने हैं, ट्रेंड स्टाफ कितना, ये कोई डेटा अवेलेबल नहीं था। ये NCOC ने हर रोज मीटिंग्स करके डेटा इकट्ठा किया, उन्होंने दुनिया की ट्रेंड्स उसके मुताबिक फिर कोशिश अपने हमारे पेक्यूलियर सर्कमस्टांसेस पे की। स्पीकर साहब, उसकी वजह से मैं तो उनकी दाद देता हूं कि उसकी वजह से हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी, हमारे फैसले थे, वो बिल्कुल उनके अंदर तजाद नहीं आया और हम कंसिस्टेंटली आगे बढ़े। अब वो देखे, 2 तरफ से तनकीद, एक तनकीद तो एक तरफ से हुई कि आपने पूरी तरह लॉकडाउन लगा देना है। हिंदुस्तान की जो आज रिपोर्ट्स सारी दुनिया के अंदर आ रही हैं, कल न्यूयॉर्क टाइम्स के अंदर आई है रिपोर्ट, जो तबाही हिंदुस्तान में कंप्लीट लॉकडाउन से जो हुई है, वहां फिगर्स हैं कि 34% लोग शदीद गुर्बत में पड़ गए हैं, गरीब कुचला गया है। लॉकडाउन लगाया, सोचा ही नहीं कि गरीब आदमी किधर जाएगा। हजारों लाखों लोग सड़कों के ऊपर निकले हुए हैं, बेचारे बैग उठा के ट्रांसपोर्ट कर दी, सड़कों के ऊपर लोग मर गए। ये जो स्टडी आई है जो अब हिंदुस्तान की, कि उस लॉकडाउन जिस तरह का अब सबके सामने है कि उस लॉकडाउन का किस तरह का इंपैक्ट पड़ा, एक इंसानों के ऊपर गुर्बत पे, और दूसरा आज हिंदुस्तान की रेट देखें, आज वहां का जो कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो पाकिस्तान से कम है, हमारे से ज्यादा तेजी से स्प्रेड कर रहा है। वहां भी मुश्किल है अस्पतालों में, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर लोग बाहर खड़े हुए हैं, अस्पताल भरे हुए हैं। तो मैं आज स्पीकर साहब फिर से अपनी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूं। कभी हमारे में कंफ्यूजन नहीं थी, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं थी, जो हर रोज मीटिंग करके अब तक हम यहां पहुंचे। लेकिन मैं आज अपनी सारी कौम को ये बताना चाहता हूं कि ये एक बड़ा मुश्किल मरहला हमारे सामने आज है। हमारा जब हमने ये खोला, और क्यों खोला हमने, सबसे पहले हमने खोला कंस्ट्रक्शन। आज सारी दुनिया कह रही है कि लॉकडाउन से नुकसानात ज्यादा हैं, जो कोरोना का कंट्रोल है वो उतना नहीं होता, नुकसान ज्यादा होता है। हिंदुस्तान की एग्जाम्पल के अलावा
آج آپ امریکہ میں دیکھ لیں, دنیا کا سب سے امیر ملک, وہاں دیکھیں نیو یارک میں کیا ہوا. آج 23 اسٹیٹس کے اندر کرونا بھی بڑھ رہا ہے اور وہ لاک ڈاؤن بھی کھول رہے ہیں. جو دنیا کا سب سے امیر ترین ملک ہے وہ بھی یہ ریئلائز کر رہا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور اکانومی بھی جب آپ ایک اکانومی کو بند کرتے ہیں وہ بھی برداشت نہیں کر سکتی اس کے اثرات. تو ہم وہ تھے جنہوں نے سب سے پہلے بات سمارٹ لاک ڈاؤن کی کہ سارا 22 کروڑ لوگوں کو بند نہ کرو, سمارٹ لاک ڈاؤن, ہاٹ سپاٹس دیکھو. یہ ساری ہماری NCOC کا کمال ہے کہ وہ انہوں نے پوری اسٹڈی کر کے اپنے ملک کی کنڈیشنز میں جس طرح ہم چلے ہیں. اب تک اللہ کا کرم ہوا ہے ہمارے ملک پہ کہ آپ ہماری آبادی دیکھیں اور جس طرح ہم اس میں سے نیویگیٹ کر کے نکلے ہیں, ابھی تک اللہ کا بڑا کرم ہے. لیکن جو اگلا فیز ہے اسپیکر صاحب, یہ مشکل فیز ہے. یہ مشکل اس لیے ہے کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ عوام کو سمجھ آئے کہ SOPs کو فالو کرنا کیوں ضروری ہے. جو آپ جو بھی ایک فیکٹری کھولتے ہیں, ٹرانسپورٹ کرتے ہیں, جو بھی آپ اپنی کاروبار کی آپ ایکٹیویٹی جب کھولتے ہیں, اور وہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم نے روزگار دینا ہے لوگوں کو, وہ اس لیے ضروری ہے فالو کرنا کہ جب کلسٹرز ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہے یہ بیماری پھیل جاتی ہے, تیزی سے پھیلتی ہے. اور ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ اگر یہ احتیاط نہ کی گئی تو ہمارے ہاسپٹلس پہ پریشر پڑ گیا ہے, اور اگر احتیاط نہ کی تو مزید اور پڑنے والا ہے. اس لیے یہ ساری اس اسمبلی سے جو بھی عوام دیکھ رہی ہے, جو بھی ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, یہ ہم سب کے اوپر لازم ہے کہ ہم یہ اپنی طور پہ پبلک میں لوگوں کو ریئلائز کریں کہ کتنا ضروری ہے ہمیں بچانا اپنے بوڑھوں کو, اپنے بیمار لوگوں کو, بلڈ پریشر کے لوگوں کو, جن کو ڈائبٹیز ہے. اصل میں تو جو سمارٹ لاک ڈاؤن کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پروٹیکٹ کیا جائے. ہمیں پتہ ہے کہ عام لوگ ہمارے ماشاءاللہ ہمارے بھی یہاں بیٹھے ہیں جو لوگ ریکور کر بیٹھے ہیں اس سے, لیکن ہمیں یہ پتہ ہے کہ جن کے اندر کوئی بھی ویکنس ہو, یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ان کی جانیں خطرے میں ڈال دیتی ہے. تو اس لیے میں آج میں یہ بھی جو رشتہ دار ہیں, جن لوگوں کے آج آلموسٹ 4000 لوگ ہمارے اموات ہو چکی ہیں اس سے, ہم ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں, ہم افسوس کرتے ہیں, ان کے لیے دعا کرتے ہیں جو کہ اس بیماری کی وجہ سے گئے ہیں ملک دنیا سے. لیکن یہ جو اگلا سٹیپ ہے یہ کرٹیکل اس لیے ہے کہ ہمارے پاس اب 2 راستے ہیں. اگر ہم احتیاط کر گئے تو انشاءاللہ جو ہماری فیسلٹیز ہیں وہ اتنی ہیں کہ ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ کوپ کر جائے گا. لیکن اگر ہم نے بے احتیاطی کی, اور مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم ہر روز رپورٹ آتی ہے اب ہمیں NCOC میں کہ کون سے صوبے میں, کون سے شہر میں, کون سے ایریاز کے اندر احتیاط کی جا رہی ہے اور کتنی کی جا رہی ہے, کتنی نہیں کی جا رہی. تو اس کے اوپر ایک تو ہم اپنی یہ والنٹیئر فورس ہے, ٹائیگر فورس, ان سب کو ہم نے لگا دیا ہے کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے اوپر آگے بہت پریشر ہے, وہ تھک چکے ہیں, تو ان کو لگا دیا ہے SOPs کے اوپر. لیکن یہ ہم انفورس بھی کریں گے, اوپر سے ہمارے جو NCOC میں ہاٹ سپاٹس دیکھ رہے ہیں سلیکٹیو ایریاز کو بند بھی کریں گے. لیکن میں آج یہ کہہ دوں کہ یہ اگر مہینہ ہم احتیاط سے گزار بیٹھے تو ہم انشاءاللہ اس کے برے اثرات سے بچ سکتے ہیں. ایک اور بات ہوئی جی کہ کورونا کے پیچھے ہم چھپ رہے ہیں اور اپنی جو ہماری کمزوریاں وہ چھپا رہے ہیں کورونا کے پیچھے. میں اسپیکر صاحب صرف فگر دینا چاہتا ہوں, آج ہی آئیے وہ فگر. آج IMF نے آج ان کی آفیشلی انہوں نے ان کی فگر نکلی ہے. دنیا کی اکانومی کو $12 ٹریلین کا نقصان ہو چکا ہے, اور جو انڈیویجول اکانومیز ہیں
इंग्लैंड की इकोनॉमी, उनका 20% उनकी इकोनॉमी नीचे गिर पड़ी है, नेगेटिव ग्रोथ रेट में चली गई है। सारी दुनिया ये कह रही है कि 100 साल के अंदर ये सबसे बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस आया है। हमें ये कहा जाता है कि जी अच्छा, इंग्लैंड के अंदर तो चले इकोनॉमिक क्राइसिस आ गया, उनके 40,000 लोग मर चुके हैं। लेकिन स्पीकर साहब, इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है कि कितनी अमवात हुई हैं। लॉकडाउन का तो सिर्फ जितनी देर आप लॉकडाउन करते हैं, इकोनॉमी बंद कर देते हैं, वो फर्क नहीं पड़ता कितनी अमवात हुई हैं। पॉइंट ये है कि उसका इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ता है। तो हमने जो 13 मार्च से इकोनॉमी बंद की अपनी, और शुक्र है हमने पहले खोलनी शुरू की जो कंस्ट्रक्शन, आप ये देख लें कि आज हिंदुस्तान में क्या हुआ है। सो पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि इससे ये कहना कि आपकी इकोनॉमी को फर्क ही नहीं पड़ा, यानी ये इस कहीं भी दुनिया के अंदर आप देखें, सारी दुनिया की इकोनॉमी में, यानी दुनिया रिसेशन में चली गई है। $12 ट्रिलियन अगर दुनिया की इकोनॉमी को लॉस हुआ है, और अभी ये भी नहीं पता कि कितना और लॉस होना है। आज कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता कि इसको रिकवर करने में कितनी देर लगेगी। आज कोई ये भी नहीं बता सकता कि कितनी इंडस्ट्रीज हमेशा के लिए बंद हो गई हैं, जो रिवाइव ही नहीं अब हो सकती। सारी दुनिया का जो सर्विस सेक्टर है, टूरिज्म है, एयरलाइन सेक्टर है, सारी दुनिया के अंदर वो क्राइसिस में चला गया है, क्योंकि ये लोगों को ये नहीं पता ये कब से फिर से चलेगा। तो ये जो कहना, मुझे अजीब लगा ये कहना कि जनाब हाँ आप छुप रहे हैं कोरोना के पीछे। मैं जी अब ये सेकंड पॉइंट पे आ रहा हूं। इकोनॉमी के ऊपर बहुत बातचीत हुई कि हमारी इकोनॉमी का पहले ही बहुत बुरा हाल था, हम फेल हो गए थे इकोनॉमी के अंदर। तो मैं आज स्पीकर साहब से पहले बैकग्राउंड थोड़ी सी दे दूं कि तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को किस तरह की इकोनॉमी मिली थी। ये मैं आपको फिगर्स दे रहा हूं, ये सारी ऑथेंटिकेट आप कर सकते हैं कि क्या हमें तो ऐसे लग रहा है कि हमें कोई स्विट्जरलैंड की इकोनॉमी मिली थी। हम तो उसी में परफॉर्म करना है जो हमें मिली थी, हमें तो वहां से गेज करें कि क्या ये आपने पॉइंट 0 से शुरू किया था कि आप ऊपर गए या माइनसेस में गए। तो मैं आपके सामने सिर्फ स्टैटिस्टिक्स रख दूं, क्योंकि ये आपको खुद ही एक्सप्लेन कर देंगे कि इकोनॉमी मिली कैसे थी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम $20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। मैं आम लोगों को जो देख रहे होंगे, मैं समझाना चाहता हूं, कोई शायद करंट अकाउंट डेफिसिट को सही तरह ना समझ सके। दुनिया जब किसी इकोनॉमी को देखती है कि क्या इसकी सेहत अच्छी है या बुरी है, वो सिर्फ एक फिगर देखती है। सबसे पहली जो फिगर देखती है वो देखती है कि क्या एक मुल्क के अंदर डॉलर ज्यादा आ रहे हैं या मुल्क से बाहर डॉलर ज्यादा जा रहे हैं। अगर आपके मुल्क के अंदर ये करंट अकाउंट डेफिसिट हो तो इसका मतलब कि आपकी इकोनॉमी बीमार है। जो हमें इकोनॉमी मिली, ये पाकिस्तान की तारीख का इन डॉलर टर्म्स सबसे बड़ा डेफिसिट था $20 अरब का। उसके बाद, और वो क्यों हुआ, वो हुआ भी क्यों? हमारी जो एक्सपोर्ट्स थी वो $20 अरब के ऊपर तकरीबन स्टैग्नेट कर गई, लेकिन जो इंपोर्ट्स थी वो $60 अरब पे चली गई। जब इतना बड़ा तजाद इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे हो तो इसका सबसे बड़ा इंपैक्ट किधर जा रहा था? एक्सचेंज रेट के ऊपर। डॉलर कम हो जाते हैं, डॉलर की कीमत ऊपर, रुपए की कीमत नीचे, तो प्रॉब्लम्स तो सारे उधर से शुरू हो जाते हैं। जब हम आए तो सबसे बड़ा मसला क्या हुआ? महंगाई। अब महंगाई कैसे ना होती? महंगाई जब रुपया पहले 104 पे था, जब हमें मिला, जब तक हमारी बारी 122 पे हो गया, और वो हमारा जाके एंड में रुपया पहले गिरा और फिर स्टेबलाइज कर गया जो हमने कदम उठाए। लेकिन जो